नमस्कार, प्रणाम। मैं कृष्णा कुमार, ग्लोबल समाचार। तो फिर से एक बार चुनावी मैदान में दोस्तों हम अभी आ चुके हुए हैं 29 रूनी सैदपुर विधानसभा क्षेत्र के बाथसली पंचायत के फैजपुर गांव में। दोस्तों यहाँ की जनता से हम जानेंगे कि इस बार चुनाव में क्या माहौल है और क्या जनता की राय है। तो दोस्तों चलिए आते हैं। जी सर, विधानसभा क्षेत्र पड़ेगा आपको सर 29 रूनी सैदपुर विधानसभा में। नहीं सर, 29 रूनी सैदपुर विधानसभा में। तो चाचा आप बताइए, पहला राय है कि आप अभी आपका इस विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा है? अभी हम कुछ नहीं बता सकते, आपको कुछ नहीं बता सकते हैं क्या आप? चाचा आप तो भैया विकास है। विकास में क्या देखना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? जनता को क्या चाहिए? जनता को अच्छा रोड चाहिए, अच्छा साधन चाहिए, नेता से खाने के लिए तो चाहिए नहीं। नेता से तो अच्छा काम चाहिए, अच्छा काम करेंगे उसको ट्रैक करेंगे। अभी तो हमारे विधानसभा क्षेत्र में मतलब क्लियर नहीं हुआ कि कैंडिडेट को कहा जाएगा। अच्छा काम जी अरे पंचायत राज का नहीं हो रहा, विधानसभा का जो आपके कुछ किया ही नहीं, वो तो फिर ठीक है चाचा। काम करेगा उसको। आपका राय कि इस बार विधानसभा चुनाव में आपका मुद्दा क्या है? किस मुद्दे के कारण आप वोट देना चाहते हैं? किस पार्टी को वोट? अरे बोलने में क्या दिक्कत है? नहीं बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। विकास चाहिए और यही बोलिए, और कुछ नहीं बोलना है। वार्ड मेंबर इसमें क्या है? आप अपना जनता का भाई, आप ही वोट देने का अधिकार है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस विधानसभा चुनाव में आपका क्या मुद्दा है? विकास आइए विकास में और क्या क्या चाहिए आपको? जो विकास का है, क्या विकास चाह रहे हैं? विकास तो वोट चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, पानी की दिक्कत नहीं। दूसरी बात यह है कि इतना भ्रष्टाचार है जिसका कोई जवाब नहीं। आवासीय आय प्रमाण पत्र बनाइए, उसमें रिश्वत मांगता है 200, 400, 500 रुपया। तो भैया आप बताइए कि अभी जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है वो कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक घर में एक एक नौकरी दूंगा। क्या इस पर राय क्या है आपका? अच्छी बात है, नौकरी दे तो वोट देंगे। नौकरी दीजिएगा, मिलेगा तो वोट आप दीजिएगा। बिल्कुल देंगे अगर उनका ये और नीतीश कुमार का पत्र है तो अच्छी बात है। और नीतीश कुमार भी उधर कह रही है कि मैं 1 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। वो तो झूठा है, झूठ बोल रहा है कि इतना भ्रष्टाचार चरम पे है। चलिए भैया, धन्यवाद। चाचा आपको भी हो गया? तो दोस्तों अभी हम आज आए हुए थे फैजपुर गांव में और लोगों की राय लिए कि देखिए यहाँ क्या क्या। तो भैया हम जुड़ चुके हुए हैं मुसाहिद रजा से। तो मुसाहिद रजा से भैया नमस्कार। जी नमस्कार। मैं जो है आपके ये ग्लोबल समाचार का धन्यवाद करता हूँ। मैं तो पॉलिटिक्स से जो है इस्तीफा ले चुका था और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ठीक है, चुनाव में नहीं लड़ूंगा, सियासत में अभी मैं नहीं हूँ, सक्रिय हूँ। सारे ही दल हमारे लिए बराबर है, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, चाहे अन्य तमाम किसी भी दल की बात हो। अब आप आए हैं हमारे ग्राम में, हमारे गांव में, तो आपका क्या सवाल है, किस मुद्दे पर आप कहना चाहते हैं वो बताएं। बिहार में मुख्यमंत्री कौन बन सकता है? देखिए, बिहार में नीतीश से अच्छा मुख्यमंत्री अब तक के न कोई हुआ है, न हो सकता है। नीतीश जी के कार्यकाल में जो बिहार में विकास हुआ, आज जो रोड नाले का निर्माण का कार्य किया गया, ये कोई कम नहीं है। आज हमारे गांव में जो बिजली की व्यवस्था देख रहे हैं आप, जो नीतीश जी की हुकूमत में ही हुई है। इससे कोई दो राय नहीं है कि नीतीश जी ने विकास किया है, मगर जरूरत इस बात की है कि नीतीश जी को बिहार के लोगों ने जिस तरीके से 20 साल का मौका दिया, उसमें बहुत ज्यादा विकास नहीं कर पाए, उसमें असफल रहे हैं। जरूरत इस बात की थी कि एक ही मुख्यमंत्री अगर इतने साल अगर राज्य करता है, नीतीश जी ने हर साल हर चुनाव में ये वादा किया कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि बिहार को अब तक के विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला। आज हमारे बिहारी प्रवासी मजदूर जो जाकर के दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे शहर में मजदूरी करते हैं, समझ रहे हैं, तो आज हमारे बिहार में उद्योग और फैक्ट्री क्यों नहीं लगाई गई। मैं पूछना चाहता हूं, आपसे सवाल करना चाहता हूं कि ये प्रवासी मजदूरों को बिहारी कह करके जुल्म और अत्याचार और इन पर अन्याय किया जाता है, इनको जो है गंदी निगाहों से देखा जाता है, तो माननीय नीतीश कुमार जी जो है कारोबार उद्योग के क्षेत्र में असफल रहे हैं। माननीय जो है समझ लीजिए नीतीश कुमार जी हमारे क्षेत्र में समझ लीजिए कि मेडिकल कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, हमारे विधानसभा के अंदर में समझ लीजिए बीटेक कॉलेज नहीं है। हमारे जो छात्र हैं एवं छात्राएं
वो जाकर के जो है अलग स्टेट में, जैसे राजस्थान, दिल्ली, मुंबई जाकर के, केरला जैसे शहर में जाकर के तालीम हासिल करते हैं। तो अब मुझे बताइए कि हमारे सीतामढ़ी में कितना कॉलेज दिया है, तो जरूरत इस बात की है कि कॉलेज का निर्माण हो। हमारे यहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्था जो है, एक नागपुर में स्वास्थ्य केंद्र है, हम अपनी पंचायत की बात कर रहे हैं, हमारे पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र बना दिया गया है, मगर आज तक उसका जो है सिर्फ निर्माण का कार्य कंप्लीट किया गया है, उसको उद्घाटन नहीं किया गया है। अब बताइए कि छोटे छोटे बच्चे जो गरीब हैं, असहाय हैं, वो कहाँ जाएंगे अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए? उनके पास तो इतना पैसा नहीं होता है, क्योंकि जो मजदूर तबका है, जो मजदूरी करता है, 300 रुपए कमाता है और डॉक्टर साहब की फीसें 500 रुपया है। तो अब मुझे बताइए कि डॉक्टर की फीस जब 500 रुपए है, मजदूर कमाता 300 रुपए है, तो अपने बच्चों का भरण पोषण कहाँ से करेगा? तो जरूरत इस बात की है कि इन पर भी ध्यान दिया जाए। अब मैं मुख्यमंत्री से ये भी सवाल करना चाहता हूँ आपकी मीडिया के माध्यम से, ये सवाल नहीं बनता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, यहाँ जो बिहार की व्यवस्था है, बिहार में जो संसाधन को प्राप्त करना चाहिए, समझ रहे हैं, बिहार की जो आर्थिक स्थिति है, समझ रहे हैं, इसको सुधारना होगा। अगर इसको सुधारने में अगर माननीय नीतीश कुमार जी बिहार की जनता को अगर यकीन दिला पाते हैं, तो वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। क्योंकि मेरे कहने से या मेरे चाह लेने से कोई मुख्यमंत्री तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि सारे ही दल और सारी ही पार्टियां अपनी ताकत को झोंक रही हैं। ये लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक देश में सभी को अपने मतदान का प्रयोग करने का हक और अधिकार है। इसलिए अगर मैं कह दूं कि तेजस्वी जी बन जाएंगे तो भी नहीं बन पाएंगे, नीतीश जी कह दूं तो नहीं। पूरे बिहार के अवाम जो है, आम अवाम, आम जनमानस अगर भरोसा कर पाती है, जो इनका क्राइटेरिया है, जो इनका कंसेप्ट है, तो फिर परिवर्तन हो सकता है। या फिर अगर नीतीश जी पर ही अगर भरोसा कर लेते हैं तो नीतीश जी भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि मुख्यमंत्री कौन होगा वो बड़ा चीज नहीं है, मुख्यमंत्री जो भी हो वो एक गारंटी कार्ड दें। अब मुझे बताइए कि छात्रवृत्ति, पोशाक राशि, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? एक थैले में लेकर जाते होंगे आप सब्जी लेने के लिए, तो 500 रुपया जो है खत्म हो जाता है। और विधवा पेंशन कितना दे रहे हैं, वृद्धा पेंशन कितना दे रहे हैं? अब लोगों की उम्र जो है 60-70 साल में तो मर ही जाता है ना, और आप उसको वृद्धा पेंशन बनाते हैं 60 साल के बाद। तो इस नियम को, इस प्रस्ताव को चेंज करने की जरूरत है। और माननीय नीतीश कुमार जी को ये कहना चाहता हूं मैं, या जिनकी भी सरकार बने, सत्ता में आए, तो एक ऐसा कंसेप्ट बने कि 40 साल जिनकी एज हो जाए उनको जो है वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए। अब आइए, उसकी उम्र जो है 60 साल रहती है और 60 साल के बाद आप उसको वृद्धा पेंशन देंगे, विधवा पेंशन देंगे। अच्छा, एक और सवाल, बिहार में जो जीविका दीदी को 10,000 रुपया मिला है, वो चुनाव तक ही सीमित है या बाद में बेरोजगारी दूर करने का वो रास्ता तैयार है? देखिए, एक बात बताता हूँ, नीतीश जी ने जो इस कार्य को किया है, मैं उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, खैर मकदम और दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। 10,000 रुपए हमारे और आपके लिए है ना, थोड़ा उतना नहीं हो सकता है, मगर जिस जीविका दीदियों को उन्होंने दिया है उनके लिए एक बड़ी रकम है, और उस 10,000 से वो अपना 1 महीने का कम से कम अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकते हैं। अब इस योजना को और उनका माननीय मुख्यमंत्री का क्या कंसेप्ट है ये तो मैं नहीं बता सकता, मगर मैं ये कहना जरूर चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी जो वादा करते हैं उसमें जो है अभी तक बहुत सारे कार्यों को उन्होंने किया है और बहुत सारे कार्यों में वो असफल रहे हैं। कब तक आपको जो है यहाँ की जनता कुर्सी पे बैठाती रहेगी, ये मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। और यदि मुख्यमंत्री जी ये कहें कि एक बार हमको और मौका दे दे और बिहार की जनता के दिल को जीत ले, समझ रहे हैं कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी दिला देंगे, बिहार में उद्योग भी लगा देंगे, बिहार में जो है हम जो है शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था भी करवा देंगे, तो शायद अगर जनता अगर उन पर यकीन करती है तो वो मुख्यमंत्री के रूप में भी हो सकते हैं। वरना जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिहार सत्ता परिवर्तन के लिए आवाज उठा रही है। अच्छा, और एक सवाल कि जो भी है नेता प्रतिपक्ष अभी तेजस्वी यादव जी है, वो कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक घर में एक सरकारी नौकरी दूंगा, ये क्या कहाँ तक सही है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर वो कह रहे हैं, उनके पिताजी को भी देखा, उनकी माताजी को भी देखा, तो उनके माताजी और पिताजी ने तो नहीं किया है, मगर 17 महीने के कार्यकाल में गठबंधन की ही सरकार थी, नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी की सरकार थी, इन्होंने नौकरी देने का काम किया है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। मगर नीतीश जी कहेंगे कि हमने किया, तेजस्वी जी कहेंगे कि हमने किया, समझ रहे हैं? अब किया किसने, तो हम तो उसका जो क्रेडिट है ये दोनों ही नेता को देते हैं। अब जरूरत इस बात की है कि अगर नेताजी, जरूरत इस बात की है कि एक जाति, एक समुदाय, एक धर्म, एक मजहब के नाम से
परिवर्तन नहीं हो सकता है, बदलाव नहीं हो सकता है। यदि अगर बिहार की जनता चाहेगी तो परिवर्तन हो सकता है, और तेजस्वी को अगर मौका दिया तो हो सकता है। क्या पलायन बिहार से रुक सकता है? बिल्कुल, पलायन तो रुकना चाहिए। इस पर क्या राय देंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि बिहार की आवाम अब जाग चुकी है, क्योंकि डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोग अब बेदार हो चुके हैं। लोगों की ये सोच हो चुकी है कि भाई हम जो है बाहर जाते हैं, उनके माता पिता का देहांत हो जाता है, उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है, उनके भाई बहनों का देहांत हो जाता है, वो अंतिम संस्कार में नहीं पहुंच पाते हैं। आप मुझे बताइए कि असहाय लोग, मजदूर तबका जो समझ लीजिए दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में जाकर कमाता है और उनके पास पैसा नहीं है कि वो फ्लाइट से आ सके, अंतिम संस्कार कर सके या दफन कर सके, तो पलायन रुकना चाहिए ना। अगर पलायन नहीं रुकेगा, अगर बिहार के प्रवासी मजदूर अगर बिहार में ही उद्योग लगा देंगे और यहाँ पर अपने बच्चों के साथ अगर वो पैसा कमाएंगे तो बिहार आगे बढ़ेगा और बिहार में तरक्की होगी, और इसका बिहार की सरकार को फायदा भी मिलेगा, टैक्स भी तो बिहार को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा, चलिए बताइए, अब प्रशांत किशोर के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, प्रशांत किशोर जी से परिवर्तन नहीं हो सकता। नहीं, अगर नीतीश जी को अगर कोई परिवर्तन कर सकता है तो वो तेजस्वी है, और नहीं तो फिर नीतीश जी, क्योंकि लड़ाई इस वक्त जो है एनडीए बनाम एनडीए है, एनडीए बनाम एनडीए है। अगर परिवर्तन होगा तो तेजस्वी जी से होगा, और नहीं तो फिर नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। नीतीश कुमार इससे पहले भी 10 लाख लोगों को रोजगार का वादा कर चुके थे, लेकिन रोजगार दिए नहीं। फिर इस बार 1 करोड़ रोजगार का वादा कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? आपको मैं बता रहा हूँ, रोजगार देना इतना आसान नहीं, क्योंकि रोजगार में फील्ड भी और वैकेंसियां भी खाली होनी चाहिए, समझ रहे हैं। उन्होंने, नीतीश जी ने तो दिया ना, 17 महीने के जो तेजस्वी जी का कार्यकाल रहा उसमें नीतीश जी ने भी दिया और तेजस्वी जी ने भी दिया। अब जरूरत इस बात की है कि देखिए, हर आदमी को नौकरी देना ये तो संभव नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि एक ही माता पिता के अगर 3 सपुत्र हैं, एक ही माता पिता के 3 सपुत्र हैं, हाँ, और 3 बेटे हैं, तो क्या तीनों का एजुकेशन एक जैसा है? तीनों का किस्मत एक जैसा है? तीनों पैसे वाले एक जैसे हैं? तो कोई जरूरी नहीं है कि अब कोई बेटा कहे कि पिता से कहे कि पापा आपने उसे इंजीनियर बना दिया है ना, और उसे डॉक्टर बना दिया, और हम तो बैगी का काम कर रहे हैं। तो हर एक ही काम और एक ही समय में संभव नहीं है। नीतीश जी का जो कार्यकाल है, मैं इससे खुश हूँ, और अगर बिहार में परिवर्तन होता है तो वो तेजस्वी यादव से ही हो सकता है, और वरना यहाँ जो है समझ लीजिए डबल इंजन की सरकार अभी जो वर्तमान में विधायक है, वो उनसे आपका क्या रिलेशन, क्या व्यवहार रहा है? मैं आदरणीय उनका कार्य के बारे में मैं आदरणीय पंकज कुमार मिश्रा जी का जो है हार्दिक अभिनंदन, खैर मकदम करता हूँ। वो आए तो भ्रष्टाचार मुक्त हुआ, अपराध मुक्त हुआ, दलाली मुक्त हुई, अफसरशाही खत्म हुआ, समझ रहे हैं। ब्लॉक ये जितना भी रूनी सैदपुर विधानसभा क्षेत्र में है, पंकज कुमार मिश्रा जो है वो विधायक होने के साथ साथ बिजनेसमैन भी हैं। और एक मिनट सुन लीजिए, पंकज कुमार मिश्रा विधायक होने के साथ साथ वो एक बिजनेसमैन भी हैं, और वो बिजनेस करते हैं, और वो गरीबों के मसीहा हैं। जन सेवा, जन सहायता करने में उन्होंने हर संभव लोगों को सहायता प्राप्त किया। मैं उनके कार्यकाल से खुश हूँ। और चाचा भी कह रहे थे कि नहीं, अभी उनसे खुश नहीं है। तो मैंने फिर आपको शुरू में भी कहा है कि लोकतांत्रिक देश है, मेरे पसंद से ना तो सत्ता परिवर्तन हो सकता है, न मेरे पसंद से मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी रह सकते हैं, न मेरे पसंद से पंकज कुमार मिश्रा जी जीत सकते हैं। मुझे ये हक है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है। भारत एक ऐसा मुल्क है कि आजाद भारत में आजादी है, मेरी पसंद है और वो मुझे पसंद है, इनको पसंद नहीं हो सकता है। मैंने किसी का ठेका थोड़ी ले रखा है। मैंने तो आपको कहा कि एक धर्म, एक जाति, एक समुदाय के लोगों से हर किस परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि बर्बाद गुलिस्ता करने को समझ रहे हैं, बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। आपको बता देता हूं, ये देश को 2 धारे में बांटने की कोशिश की जा रही है। हिंदू भाइयों को मुसलमानों से डराकर बीजेपी यूज कर रही है, समझ रहे हैं, और मुसलमानों को डराकर आरजेडी यूज कर रही है। तो फैसला तो लोकतांत्रिक देश में इनको करना है। मैं कहता हूं कि मोदी जी अगर कोई योजना अगर पास करते हैं या पारित होता है, या नीतीश जी की कोई स्कीम आती है बिहार गवर्नमेंट की, तो क्या उसमें पक्षपात किया जाता है? क्या उसमें भेदभाव किया जाता है? क्या मुसलमानों को वो योजनाओं में जो है हिस्सा नहीं दिया जाता है? तो फिर ये वोट देने में फिर ये हिंदू मुस्लिम कैसा? मैं कहता हूँ भाजपा की सरकार हो जाए, भाजपा के मुख्यमंत्री हो जाए। बिहार को क्या चाहिए? विकास चाहिए। बिहार को क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए। बिहार को क्या चाहिए? स्वास्थ्य के लिए जो है समझ लीजिए कि हॉस्पिटल का निर्माण चाहिए। यहाँ क्या चाहिए? उद्योग चाहिए। तो जो जनता को यकीन दिलाने में कामयाब होगा वो सत्ता में परिवर्तन कर सकता है, या फिर वही सरकार रहेगी। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम तो खाली फैक्ट्री लगाएंगे।
देखिए प्रशांत किशोर जी जो है वो कैलसेप्ट बनाने का काम करते थे। प्रशांत जी का काम जो है ना वो कुछ और था। प्रशांत जी